ई कॉमर्स के वेबसाइट पे ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग लास्ट टाइम में कैटेगरी पे काम कर लिए थे। और कैटेगरी में हम लोग देख सकते हैं कि कैटेगरी कॉलिंग का काम हो गया था, इसमें इंसर्शन का काम हो गया था। और अब हम लोग इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे और इसमें डिलीट का प्रोसेस हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, जिसमें एक मैसेज आता था कि अगर आपका चाइल्ड है तो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि प्रोडक्ट इंसर्शन का काम या उसके अलावा जो चीज़ें बची हैं इसमें वो सारा चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो कैटेगरी इंसर्शन आप एक बार और देख लीजिए। देखिए मेन कैटेगरी और कैटेगरी का नाम मान लो नाम ए है और इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल था, हम लोग इसको इंसर्ट अच्छे से कर लिए। अब बाकी रह गया थोड़ा सा ये कि एडिट का हो जाए, और एडिट का फॉर्म या पेज के ऊपर काम अभी हुआ नहीं है, तो एडिट हो जाए और एडिट के ऊपर हम लोग अपना काम कर लेते हैं। उसके ठीक बाद हम लोग है ना प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे और प्रोडक्ट इंसर्शन पे काम करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कैटेगरी का जो कंट्रोलर है यहाँ पर, इसमें हम लोग एडिट के लिए जो पेज है यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट अपडेट में काम करेंगे। और इंसर्ट से सिमिलर होता है काम, तो इसलिए उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अपडेट में इसको पेस्ट कर देते हैं। जो एक चीज़ चेंज होगा वो ये है कि ये जो नया है, नया मॉडल नहीं बनेगा, वो जो पैरामीटर से पास हुआ कैटेगरी वेरिएबल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे है पास किया हुआ, उसको यूज़ करेंगे और उससे अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी डेटा होगा वो सब अब कुछ अपडेट किया जा सकता है, ठीक है, आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएटेड की जगह सक्सेसफुली अपडेटेड का मैसेज आएगा और ये इंडेक्स के पेज में आएगा। ये सही है, यहाँ तक तो हम लोगों ने काम सही से किया है। अब ये मसला है कि मैं इसके अपडेट के लिए फॉर्म बनाऊँ अलग से, या फिर मैं इसी तरह जैसे ये मॉडल से क्लिक करने पर खुलता है वैसे एडिट का भी फॉर्म इसी तरह से खुले। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सही तरीका होगा कि हम लोग इसको मॉडल से ही बना लें। तो देखो जैसे ये मॉडल बना हुआ है, ये मॉडल है और ये उसका बटन है, एग्जैक्ट वैसे ही हमको वहाँ पे भी बटन बनाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। तो इसी बटन को कॉपी कर लेते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर फॉर्म टैग में इस जगह पे इसको रिप्लेस करते हैं। चलिए रिप्लेसमेंट हम एकदम मैनुअल करके दिखाते हैं आपको, एकदम स्लोली करके दिखाते हैं ताकि आप आराम से कर सकें। तो फ्लोबिट के वेबसाइट पे जाते हैं और फ्लोबिट के वेबसाइट पे यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन पे अगर जाते हैं तो कंपोनेंट्स हमको मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग मॉडल को यूज़ किया था, यहीं से यूज़ किया था। और इसी को मॉडल, ठीक है, ये मॉडल है और ये डिफ़ॉल्ट मॉडल का कोड है जो कि मैंने यूज़ किया था। आपको क्या करना है, एक बटन बनाना है जिसका में एक एट्रीब्यूट पास होगा। जब कोई एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट के लिए अवेलेबल होता है उसे हम नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट कहते हैं, और जो पहले से ही फिक्स होता है जैसे क्लास हुआ या फिर कोई और जैसे आईडी हुआ, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं HTML में। यहाँ पे देखिए डाटा डैश मॉडल डैश टारगेट, इसी तरह से डाटा डैश मॉडल डैश टॉगल। बाकी बटन का डिज़ाइन है, इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको फॉलो करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो इस ए टैग को बदल देते हैं बटन टैग से, ठीक है। और अगर बटन टैग से बदल रहे हैं तो हमको ए हर्फ नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप डालते हैं और टाइप डालने के बाद बटन डाल देते हैं डाटा डैश, अगर आप यहाँ देखें डाटा डैश मॉडल डैश टारगेट, ठीक है, ये पास करना आपको। और फिर डाटा डैश मॉडल डैश टॉगल। टॉगल में एक्चुअल में आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मॉडल डाल देना है, ठीक है। और टारगेट में भी आपको यही करना है। टारगेट एक्चुअल में यूनिक आईडी को कहा जाता है। तो अब ये यहाँ पर हम इसका नाम रॉक या फिर हम एडिट बॉक्स 1 कर देते हैं। ये एक्चुअल में 1 की जगह पे हम लूप चला सकते हैं 1 2 3। हमको एक्चुअल में हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग चाहिए, नहीं तो क्या होगा किसी भी क्लिक करेंगे अलग काम करेंगे। अब ये जो ए टैग का एंडिंग टैग है इसको हम लोग बटन से रिप्लेस कर देंगे ताकि ये बटन एडिट का बटन बन जाए। और इसका जो मॉडल है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो परेशानी ये होगी कि हम लोग यहाँ पे इसको डालेंगे और इसको जैसे डालेंगे तो हम लोग उसको ऊपर वाले को कॉपी कर सकते हैं, यानी पूरा मॉडल को कॉपी कर सकते हैं, बट इसका आईडी डिफरेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग यहाँ फॉर्म के जस्ट बटन टैग के जस्ट बाद ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये फॉर्म पूरा कंप्लीट आ गया, बट इसका जो आईडी है वो मुझे चेंज करना है, जिसका मैंने नाम एडिट बॉक्स रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बटन का नाम पे टारगेट किया था एडिट बॉक्स। ये टेबल का फॉर्म ये रहा, देखो TR, ये जगह देखो,
एडिट बॉक्स, ठीक है। और इसका भी नाम एडिट बॉक्स ही रहेगा, एडिट बॉक्स, स्पेलिंग वही रहेगा जो टारगेट में डालेंगे, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं और अपने पेज को रिफ़्रेश करके चेक करते हैं कि क्या एडिट काम कर रहा है। देखिए एडिट काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट मसला ये हो गया, ये एक तो क्लोज़ नहीं हो रहा है। तो क्लोज़ बटन पे एक्चुअली बताना पड़ता है कि किसको क्लोज़ करना होता है। तो ये बटन टैग का क्लोजिंग टैग हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ये देखो, ये रहा बटन क्लोज़ का। तो इसमें भी आईडी होता है और आपको यहाँ पे आईडी ही बताना है। तो एडिट बॉक्स नाम है, एडिट बॉक्स कर देते हैं। देखिए तो क्लोज़ वाला जो ऑपरेशंस है वो कम्प्लीटली अच्छे से काम करना चाहिए। देखिए कर रहा है, बट ये फॉर्म में इंसर्ट कैटेगरी की जगह अपडेट कैटेगरी हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ इंसर्ट कैटेगरी लिखा हुआ है, एडिट कैटेगरी, एडिट कैटेगरी रिकॉर्ड या कुछ और लिख सकते हो अपने हिसाब से, रिकॉर्ड। तो इससे देखिए टाइटल बदल गया, एडिट कैटेगरी रिकॉर्ड। अब मैं इसको एडिट कर सकूं ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टेंट मेरे पास डेटा है वही दिखना चाहिए। तो मैं क्लोज़ वाला मॉड्यूल के ऊपर काम कर चुका हूँ। ये मेन कैटेगरी है, यहाँ लूप चल रहा है, बट इसके लूप चलने से पहले यहाँ जहाँ मेन कैटेगरी आ रहा है वहाँ पर हम जो, चूँकि हम लूप के अंदर हैं तो हमारे पास वेरिएबल है, एग्जिस्ट करता है, हम आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यह कैट लगा के मैंने यूज़ किया है, ऐसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैट एरो, उसका लिखना है पेरेंट एरो कैट टाइटल, ठीक है। और इसमें कंडीशन लगाना पड़ सकता है क्योंकि अगर पेरेंट ना हो तो फिर मामला चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको इफ़ एल्स में बदल देता हूँ, इफ़ एल्स इस तरीके से $कैट एरो पेरेंट, अगर पेरेंट नल हो, पेरेंट अगर नल हो तो फिर तुमको यहाँ पर ऑप्शन जो डालना है, ऑप्शन टैग वो खाली डालना और मेन कैटेगरी लिखा रहेगा, ठीक है। और अगर एल्स वाला पार्ट में ये ऑप्शन को डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा कि अगर पेरेंट नहीं होगा तो मेन कैटेगरी दिखेगा और अगर पेरेंट होगा तो फिर आपको उस पेरेंट का नाम दिखेगा। ये सिंपल सा तरीका है जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। इसके बाद मैं एक काम और कर सकता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर जहाँ पर टाइटल दिखाने की बारी आ रही है, यहाँ पे मैं इसका वैल्यू वेरिएबल डालता हूँ और 2 बार कर्ली ब्रैकेट डाल के $कैट एरो कैट टाइटल। इससे क्या होगा कि टाइटल ऑफ द कैटेगरी भी यहाँ पे आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि टेक्स्ट एरिया में वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ $कैट एरो कैट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और जो क्रिएट कैटेगरी की जगह अपडेट कैटेगरी लिखा रहेगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए यहाँ पे मेन कैटेगरी दिख रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं है, और यहाँ पे नाम आ गया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 1-2 और मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ। देखो मेन कैटेगरी ही ये मान लो ए के अंदर आता है A1, ठीक है, सॉरी B1, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए एक और इंसर्ट हो गया। प्रॉब्लम अब आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, वो ये है कि जब हम ए का एडिट करेंगे तो ए का डिटेल आएगा, सही है, लेकिन जब हम बी पे क्लिक करेंगे तो बी का डिटेल यहाँ आके ए का ही डिटेल आ रहा है। देखो इसकी वजह बताता हूँ क्या है। एक्चुअली में ये वाला लाइन लूप में चल रहा है और इसका जो आईडी है इसका भी वही आईडी हो गया, यानी इस एडिट का सबका आईडी सेम है। तो जब हम क्लिक करते हैं तो जो फर्स्ट मैच होगा उसी से डेटा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक प्रॉब्लम देख पा रहे हैं कि जिस पर भी क्लिक कर रहे हैं खुद एक ही रहा मॉडल है। अगर आपको पहचानना है या जानना है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर टाइटल में एडिट ए कैटेगरी रिकॉर्ड ऐसे करके नाम आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए नाम देने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे जहाँ पर इसका टाइटल दिया हुआ है तो वहाँ पे 2 बार कर्ली ब्रैकेट डाल के, चूँकि लूप चल ही रहा है तो आप कैट नाम से लूप को एक्सेस कर सकते हैं और उसका प्रॉपर्टी कैट टाइटल है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा वो देखने में अच्छा लगेगा कि इसका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए एज रिकॉर्ड, इस पर क्लिक कर दो एज आ रहा है, इस पर भी क्लिक कर दो एज आ रहा है। इसकी वजह क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग बटन क्यों नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह है आईडी। देखो कोई भी HTML पेज में जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को एडिट बॉक्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिपीट नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि सेम आईडी का 2-3 बार बन रहा है क्योंकि लूप के अंदर है हम लोग। तो इसको किसी भी तरीके से तुम यूनिक अगर कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ पर हर बटन अलग अलग परफॉर्म करेगा।
यूनिक करने का एक ही तरीका है कि इसका नाम एडिट बॉक्स 1, एडिट बॉक्स 2 इस तरह से हो जाए। तो तुम या तो इसका कैटेगरी आईडी इसके बगल में डाल दो, बहुत आसानी से कर सकते हैं, डॉलर कैट एरो आईडी, ये हो गया, देखो आ गया। तो ये जो कैटेगरी आईडी है ये बेसिकली काम कर गया। इसी तरीके से अगर आप इस जगह पे डाल देंगे तो ये मैच कर जाएगा आपस में, ठीक है। और एक जगह डालना होता है, वो यहाँ पे है, इस जगह पे, यानी जहाँ जहाँ हम एडिट बॉक्स लिखे थे वहाँ कैटेगरी आईडी साथ में ऐड कर दो उसके। और जो डिस्ट्रॉय करने का बटन है यानी क्लोज करने का बटन है उसमें भी होता है, डन। अब चेक करें क्या होता है। तो इस तरह से सब में यूनिक हो गया। तो इसका जो आईडी है अगर आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो इसका आईडी एडिट बॉक्स 25 आ रहा है, देखो इसका आ रहा है। और जब आप इसको देखेंगे तो इसमें 26 आ रहा होगा। आपको हम दिखा देते हैं, देखिए एडिट बॉक्स 26 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस जगह पे देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो बेसिकली ये दोनों बटन अब अलग अलग हो गया। देखिए इस पर क्लिक करने से ए खुल रहा है और इस पर क्लिक करने से B1 खुल रहा है। देखिए B1 खुल रहा है और B1 का ही डेटा आपको अंदर में दिख रहा है। तो परफेक्टली हमारा जो अपडेट का काम है वो पूरा हो गया। अब ए को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं होम अप्लायंस से, ठीक है। और अगर आप इसको नोटिस करेंगे इस तरह से, तो देखिए मैं इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और जस्ट अपडेट का कमांड चलाता हूँ। देखिए अपडेट ना होकर नया क्रिएट हो गया होम अप्लायंस। इसकी वजह मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअल में हम लोगों ने एक छोटा सा चीज़ छोड़ दिया, वो है ये कि जब हमारा फॉर्म है जो मॉडल में है, वो फॉर्म के अंदर में जो राउट हो रहा है वो स्टोर में चला जा रहा है। और स्टोर में चला जाने से क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा नया। तो आप उसको अपडेट कर देंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें सेकंड पैरामीटर में आपका कैट वेरिएबल पास हो जाएगा, जिससे ये यूनिक डेटा डिफाइन हो जाएगा। तो जो नया बनने का जो मामला हुआ उसको बचाया जा सकता है। इसको डिलीट मार देते हैं। अब आपको दोबारा से अपडेट करके दिखाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखिए दोबारा से अब एडिट करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसानी से फर्नीचर इसमें कर देते, टेस्टिंग वेस्टिंग लिख देते हैं, ताकि देखो तो जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ देखो ये कह रहा है कि पोस्ट मेथड सपोर्ट नहीं करता है। तो हम सब जानते हैं कि एडिट में पोस्ट मेथड काम नहीं करता, तो आपको यहाँ पे मेथड भी बदलना पड़ेगा, @मेथड। और यहाँ मेथड होगा आपका पुट, जो कि अपडेट का मेथड होता है। इसके बाद आप वापस पीछे आएंगे, दोबारा से अब अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला से अब आपका पॉसिबल नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको बैक आके रिफ्रेश करना होगा और वापस से टाइप करना पड़ेगा। तो एक बार और देखिए टेस्टिंग, और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि इस बार अपडेट हो जाएगा। देखिए हो गया अपडेट, स्लग भी चेंज हो गया, कैटेगरी भी चेंज हो गया। और इसी तरीके से आप इसका अब फर्नीचर सेलेक्ट करने के बाद अब इसका भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मतलब चेयर। तो आपका जो अपडेट है वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोगों ने एडिट का काम और डिलीट का काम, इंसर्ट करने का काम ये लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो जो मैसेज है, जो सक्सेस का मैसेज है वो नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम कोई जगह बना लेते हैं जहाँ पे सक्सेस का मैसेज हमको दिख जाए। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि टेबल से ऊपर दिखे, इसलिए हम टेबल के ऊपर यहाँ पे सेशन को दिखा देते हैं। तो जैसे मैनेज के पेज को अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा जो टेबल है वो यहाँ पर शुरू होता है, देखो यहाँ पे शुरू होता है। इस जगह पे सेशन ऑलरेडी एक जगह एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसी सेशन Ctrl+D कर दो और वो सेशन का जो नाम है सक्सेस है, ठीक है। ये नाम कहाँ से लिख रहे हैं हम आपको बता दें कि जहाँ पे कंट्रोलर से हम लोग काम करते हैं उसके साथ हम लोग के बाद विथ जाता है और उस विथ में उसका नाम सक्सेस है और जो मैसेज होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सक्सेस लिख देने से नहीं होगा, यहाँ भी आपको सक्सेस लिख देना होगा। यानी सेशन अगर सक्सेस होता है, कलर जो इसका रेड है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, ग्रीन कलर में दिखेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। जब डिलीट होगा या एडिट होगा तो वो हमको मैसेज दिखाएगा, चेयर एंड टेबल, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से कर दिया। अब मैं जब अपडेट करूँगा तो ये हमको मैसेज अच्छे से दिखाएगा। देखिए एक और प्रॉब्लम मुझे सामने नज़र आया जब मैं इस पर क्लिक कर रहा था, तो इसको फर्नीचर पे डाल देता हूँ। अब मैं एडिट करने जाता हूँ तो फर्नीचर, हाँ ठीक है सब। तो ये फर्नीचर, ठीक है, ये काम हो गया। देखो ऊपर में मैसेज भी अच्छे से दिख रहा है कि कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। और मैं डिलीट कर रहा हूँ तो वो मुझे एरर वाला मैसेज दे रहा है। इसको डिलीट करते हैं तो इसमें भी सक्सेस का मैसेज है, देखो कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से काम कर रही हैं। तो कैटेगरी का सारा काम लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
इसके बाद हम लोग अब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे और प्रोडक्ट में डिज़ाइन करेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास सारा कुछ एकदम अलग तरीके से डिज़ाइन होगा, काम होगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग कैटेगरी का काम जो कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारा जो कैटेगरी का डेटा है वो काउंटेबल होना चाहिए। अगर कितना डेटा है कैटेगरी का वो अगर दिखाना है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर फ़िलहाल के लिए काउंटेबल डेटा दिखाने के लिए मुझे यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा डेटा और काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास सारा डेटा तो यहाँ इंडेक्स के पेज पे इंडेक्स के पेज पे अगर आप देख सकते हैं, इंडेक्स के पेज पे यहाँ पर काम करता है, ये देखो, ठीक है, मेन इस तरह से। तो आप है ना इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली इस कैटेगरी वेरिएबल को अपने पेज पे गिनती कर सकते हैं। तो मैनेज काउंट पे गए और ये ऊपर में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैनेज काउंट्स, और यहाँ पर मुझे डेटा गिनती करके बताना है कितने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट अकाउंट नाम का वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, और वो जो डॉलर कैटेगरी है वो एक एरे है तो उसको गिनती भी कर सकते हैं। अब देखिए ये 1 दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास 1 डेटा है। जब हम नया इंसर्ट करेंगे तो फिर ये हमको 2 दिखा देगा, चेक कर सकते हैं, ये देखिए 2 दिख रहा है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसके बाद हम लोग मैनेज कैटेगरी के बाद आगे प्रोडक्ट पे काम करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट पे क्या है कि हमको पेज बनाना पड़ेगा पहले कॉलिंग का, तो इसका नाम होगा मैनेज प्रोडक्ट्स डॉट ब्लेड डॉट PHP ईजी फॉर्मेट में, और इंसर्ट करने का जो पेज होगा उसका नाम होगा इंसर्ट प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। तो ये इंसर्ट वाला काम और ये वाला काम दोनों स्थिति सेम। अब हम मैनेज प्रोडक्ट जो है हम लोग आराम से इसको एक्सटेंड कर लेंगे। एक्चुअल में हमको क्या करना चाहिए, मैनेज कैटेगरी को कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए। कुछ चीज़ें सेम होती हैं और कुछ चीज़ें हमको हटानी है। तो कॉपी पेस्ट करने का कोई मकसद नहीं है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉपी पेस्ट करने से काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं जो वो आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि एक्सचेंज वाला लाइन तो ये आ गया है। टाइटल को मैंने मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स लिखना होगा, प्रोडक्ट्स, मैनेज प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद गिनती, तो ये सारी गिनतियाँ यहाँ पर मैनेज कैटेगरीज, मैनेज प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये काउंट होगा जो डेटा वो प्रोडक्ट्स नाम से आएगा। अभी आया नहीं, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये जो क्रिएट वाला बटन है ये एक्चुअल में 8 टैग से बदल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे मॉडल नहीं रहेगा, तो आपको मॉडल पूरी तरह से डिलीट कर देना है। इसके बाद आप आगे का सक्सेस का और एरर का मैसेज दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पर टेबल को चेंज करते हैं, तो करते हैं चेंज। तो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट तो किया है, लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें आप रिपीट करके देख सकते हैं। मैनेज कैट प्रोडक्ट्स आ गया, यहाँ पे काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स वेरिएबल है, बट प्रोडक्ट वेरिएबल अभी आ नहीं रहा तो ये एरर आएगा। ये सेशंस हो गए, ये अलर्ट्स मैसेज दिखाने के लिए, और फिर टेबल का जगह। तो यहाँ पे टेबल है, तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। एक मिनट, मैंने मैनेज लिखा, ठीक है। टेबल में ID हो गया, और उसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो होगा जैसे टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, कैटेगरी टाइटल की जगह स्लग ऑफ द प्रोडक्ट आएगा, और डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में नहीं आएगा। और जो जो चीज़ें ब्रांड होगा, ठीक है, कैटेगरी होगी वो आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जितनी चीज़ें जैसे प्राइस होगा वो आएगा, तो प्राइस, ठीक है। और एक टाइटल स्लग के जस्ट बाद ही हम लोग यहाँ पर इमेज को भी दिखाएंगे, छोटा सा ही दिखाएंगे बट दिखाएंगे, ठीक है। तो दिखाएंगे, और उसके बाद ये जो कैटेगरी का कॉलिंग चल रहा है इसको प्रोडक्ट से बदल देंगे, और जो कैट वेरिएबल है इसको प्रो नाम दे देते हैं, छोटा नाम हो गया, प्रो एरो का डेटा। और ये इस तरह से यहाँ पे ये सब डेटाबेस के अनुसार कर रहे हैं हम। प्रो ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और ये स्लग, ठीक है। इस तरीके से इमेज भी आएगा, तो कंट्रोल D कर लेते हैं, उसके लिए इमेज आएगा, ठीक है। इमेज या फीचर इमेज शायद नाम था, मैं आपको माइग्रेशन फाइल दिखाऊंगा तो सब कुछ दिख जाएगा आपको, देखिए। तो ये फीचर इमेज नाम था, ठीक है। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो दिखाना होगा वो दिखा देंगे, तो ये फीचर इमेज हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमको एक्चुअली दिखाना नहीं है, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया। और जो कैटेगरी का मसला है वो कैटेगरी दिखाएंगे, कैटेगरी ID, कॉलम का नाम है कैटेगरी ID। बाद में फॉरेन की को इनेबल कर लेंगे जिससे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये if else में लगा हुआ था, क्योंकि कैटेगरी में ऐसा था मामला, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। ये कैट फिर से वेरिएबल देख लीजिए, और ये else की ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए, हो गया।
और बाकी बटन्स हैं, डिलीट करने के बटन हैं और एडिट करने के बटन हैं। तो एडिट और डिलीट दोनों ही यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा जैसे कैटेगरी में हुआ था, क्योंकि इसका बटन का जो अच्छा फॉर्म डिलीट का तो वैसे ही काम होगा, बट इसका काम नहीं होगा। तो ये एडिट का मसला हटा दिया, बच गया मेरा सिर्फ डिलीट का बटन, जो कि कैटेगरी को प्रोडक्ट को डिलीट करेगा। प्रोडक्ट डिलीट करेगा, इसलिए इसका नाम यहाँ पे प्रोडक्ट रख लेंगे, रिसोर्स का नाम product.destroy, और ये प्रो नाम से पास हो जाएगा और डिलीट मेथड के साथ जाएगा और यहाँ डिलीट लिखा रहेगा। ये भी सब सही है, ठीक है। तो A to Z चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से है। और हम लोग इसको अब कंट्रोलर के पास जाते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए अलग कंट्रोलर है जिसका नाम है प्रोडक्ट कंट्रोलर। अब इस पेज को रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे कंट्रोलर में थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग व्यू को पास कर लेते हैं। तो इसके लिए जो पेज बनाया admin.manage-products उसको पास कर दिया, और साथ में इसमें कुछ वेरिएबल्स भी पास करेंगे, जैसे कि यहाँ पे $products नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और इसको मॉडल से बुला लेते हैं। देखिए यहाँ मॉडल इंपोर्टेड है पहले से ही, रिसोर्स कंट्रोलर में पहले से ही आ जाता है, और प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये पास हो गया। इसके साथ साथ अगर मुझे कोई वैलिडेशन वगैरह और कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये होम पेज तैयार हो गया मेरा, और आप होम पेज को राउटिंग कर सकते हैं। राउटिंग करने के लिए आपको आना पड़ेगा web.php के पास। जैसा कि हम आपको बताए थे कि ये एग्जामिनेट कैसे करना है वो हम आपको बताए थे, बट अभी हमको और रिसोर्सेज चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका नाम प्रोडक्ट्स रख लेंगे। रिसोर्सेज का नाम प्रोडक्ट है और ये कंट्रोलर का नाम होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, 2 बार कॉलिंग क्लास। और ये देखिए मल्टीपल रिसोर्सेज एक साथ लिखे जा सकते हैं, और इसके भी प्रोडक्ट के सारे रिसोर्सेज तैयार हो गए। अब इसको लिंक करने की ज़रूरत है, तो हम अपने एडमिन का बेस पे चले जाएंगे। बेस में यहाँ पे राउट्स है सारे, और यहाँ पर आ जाएंगे लिंक करने के लिए। तो राउट कॉलन प्रोडक्ट इंडेक्स, बहुत बढ़िया। जैसे कैटेगरी के इंडेक्स में ये से जाते हैं, सब प्रोडक्ट इंडेक्स में जाएंगे। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए रिफ्रेश कर देना एक बार पेज को, और ये मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करने से देखो admin/products पे आ गए, और ये मैनेज प्रोडक्ट्स दिखा हुआ है, और ये देखो वही टेबल है जिसको मैंने एडिट किया था। इसमें कोई डेटा अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और इस कोने पे मुझे बटन बनाना है जिससे कि हम इंसर्ट के पेज पे जा सकें। साथ ही साथ इंसर्ट का पेज यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को अब कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट प्रोडक्ट, तो इसके लिए लिंक होता है राउट, और अपने रिसोर्स का नाम लिखो प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट गेट मेथड होता है, और ये यहाँ पर आपको होम फॉर्म के पेज पे ले जाएगा। बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। अब रह गया वो बटन की बात, जिसमें हम लोग क्लिक करके जा सकते हैं। वो यहाँ बना लेंगे, और उसका नाम BG-टील कलर पे बनाते हैं, और ये यहाँ पर राउट तैयार कर लेंगे, राउट सिंगल कोट प्रोडक्ट्स, और ये क्रिएट के पेज पे लेके जाएगा ऑफ कोर्स। और इसका थोड़ा डिज़ाइन कर लेंगे, टेक्स्ट वाइट PX3 PY2 राउंडेड टेक्स्ट, और ये लिखा होगा क्रिएट प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऐड कैसे करेंगे। ये देखिए ये बटन आ गया, इस पर क्लिक करने पे ये पेज पे जाएंगे, बट इस पेज पे अभी कोई काम नहीं हुआ हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। इंसर्ट प्रोडक्ट यही पेज है, इसको प्रोडक्ट कंट्रोलर पे हम पहले ऐड कर लेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे यहाँ पे क्रिएट पे, रिटर्न व्यू, और सिंपल एडमिन के अंदर इंसर्ट पेज का वेरिएबल। अब देखो ये इंसर्ट पेज जो है वो बेसिकली हमारा एक और पेज है जिसको हम लोग अभी तक डिज़ाइन नहीं किए हैं, ये देख सकते हो। इसमें एक्सटेंड करना होगा सबसे पहले आपको अपना एडमिन बेस, जो कि अपने लेआउट के लिए मैंने बना के रखा है। देखिए admin.admin base यही नाम है इसका, एडमिन फोल्डर का नाम है और एडमिन बेस फाइल का नाम है। उसके बाद मुझे सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सेक्शन नाम होगा टाइटल। आप चाहे तो बिना इंड किए सेकंड पैरामीटर में भी डेटा पास कर सकते हैं। तो लिखा रहेगा इंसर्ट प्रोडक्ट, और ये एक पाइपलाइन देते हैं ताकि वो सेपरेट हो सके। और ये कंप्लीट हुआ आपका छोटी ब्रैकेट के साथ, ये देखिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अपना सेक्शन बनाएंगे कंटेंट नाम से, और इसको इंड करेंगे, इंड सेक्शन। ये सब नहीं भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इंड सेक्शन, परफेक्ट। अब आपका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर आएगा, फॉर्म का इन सेशन का डिज़ाइन है। तो आप अच्छे से पहले इसको टाइटल दे दीजिए। तो जैसे मैनेज प्रोडक्ट पे ऊपर में टाइटल है, आप देख सकते हैं। ये पहला काम मैंने किया है, ये कॉपी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आप इंसर्ट में जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए एक एंडिंग इसमें मिसिंग है, आपको ध्यान से देखना। देखिए पहले मैंने फ्लिक्स लगाया, फ्लिक्स 1, फ्लिक्स 10 कॉलम, गैप लगा दिया, पैडिंग लगा दिया। उसके बाद मैं हेडिंग का काम कर रहा था, उसमें मैंने यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जिसकी जगह पे अब हो जाएगा इंसर्ट प्रोडक्ट,
ठीक है। और ये जो काउंटिंग की एबिलिटी है यहाँ पे चाहिए नहीं, तो ये हटा दिया। और ये जो पेज है, ये जो बटन होगा इसको थोड़ा चेंज कर देंगे इंडेक्स पेज में जाने के लिए, और इस पर लिख देंगे गो बैक या व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ये बटन के ऊपर लिख देते हैं ताकि बटन का जो टाइटल है वो चेंज हो गया। देखो व्यू ऑल प्रोडक्ट्स और यहाँ आ गया इंसर्ट प्रोडक्ट, परफेक्टली फ़ाइन है। और नीचे में हमको बनाना है फॉर्म, जिसके लिए हम लोग डिज़ाइन शुरू कर लेते हैं यहाँ पर जस्ट इसके बाद, और लिखते हैं इंसर्ट फॉर्म हेयर, ठीक है। हम सब जानते हैं कि किसी भी फॉर्म को फॉर्म से बनाया जा सकता है, ठीक है। फॉर्म टैग होगा और उसमें फ्रॉम नहीं फॉर्म, ठीक है, उसमें पोस्ट मेथड होगा। और एक्शन में यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा राउट जो हेल्पर है उसकी मदद से हम लोग प्रोडक्ट डॉट स्टोर, ठीक है। और ये जो पोस्ट मेथड है इसके जस्ट बाद मुझे CSRF लगा देना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ग्रीड सिस्टम पे, ठीक है। तो ग्रीड डैश कॉल्स डैश 2 कर देते हैं, 2 कॉलम का ग्रीडिंग, और थोड़ा गैप देने के लिए 3 या 5 का जगह दे दो, ठीक है। इसके बाद तुम अपना मार्जिन बॉटम 3 लगाकर फ्लिक्स लगा दो, और एक दूसरे के नीचे के लिए फ्लिक्स डैश कॉल लगा दो। और इसके बाद तुम लेबल डाल सकते हो, लेबल में तुम उस आईडी का नाम लिख सकते हो जो तुमको चाहिए, जैसे टाइटल, और प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे मेंशन कर दो, पब्लिक को थोड़ा अच्छे से डिटेल में दिखना चाहिए। इसके बाद हम लोग इनपुट टाइप, और उसके बाद बॉर्डर PX3PY2 एंड राउंडेड, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होगा W-फुल। ये सारी चीज़ें लगाने से ये थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। इसमें आईडी ज़रूरी है और नेम भी ज़रूरी है जो कि इंसर्ट कराएगा। साथ ही साथ आपको वैल्यू भी ऐड कर देना, ताकि हम सबमिट कर रहे हैं तो मेरा पुराना डेटा एग्जिस्ट करे, टाइटल ओल्ड, और मुझे एरर दिखाने के लिए करना पड़ेगा इनपुट टाइप के बाद एरर का जगह बनाना होगा एरर। और ये देखिए एरर बन गया, इसका नाम टाइटल होगा, और यहाँ पर एक पैराग्राफ टेक्स्ट डैश रेड टेक्स्ट डैश एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल या SM, ठीक है। और लाइट वेट के लिए फॉन्ट डैश लाइट, ये काफ़ी होगा, ठीक है। और जो मैसेज होगा, जो वैलिडेशन का मैसेज होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट। तो मेरा एक कॉलम तो बन के तैयार हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छे साइज़ का बना है। तो ये यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गैप मैंने डाल दी, ठीक है। और आप चाहें तो ग्रिड को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं कि हाँ ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड से आप थोड़ा सा स्लेटी 100 पैडिंग डाल सकते हैं, जिससे कि थोड़ा चारों एरिया कवर हो जाएगा। थोड़ा सा राउंडेड भी डाल दीजिएगा तो और अच्छा दिखेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है, परफेक्ट है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए ये बगल वाला पार्ट, तो टाइटल जब दे देंगे उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, तो कैटेगरी देना होगा। तो ऑफ कोर्स कैटेगरी जो है वो मेरा डेटाबेस में ऑलरेडी है, उसे हमको कॉल करना है बस। तो इसको इनपुट टाइप से सिलेक्ट टाइप टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पर इसका नाम टाइटल है, और इसको हमको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ, ये सब जगह पे एक साथ कर देते हैं कैटेगरी, ठीक है। एक्चुअल में कॉलम का नाम है कैटेगरी ID, तो पब्लिक को कैटेगरी ID दिखा सकते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट सिलेक्ट का टैग का एंडिंग होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्ट टैग एंड होगा, और बीच में आएगा ऑप्शन, और ये बीच में ऑप्शन आने का मतलब है यहाँ पे एक हेल्पिंग हो सकता है सिलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। अब उसके बाद आप कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, वो लूप चलेगा यहाँ पर, फॉर ईच लूप चलाइए, और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी को सारा बुला लेंगे कैटेगरीज नाम से, अभी तो नहीं बुलाया है। और इसका नाम स्मॉल में उस वेरिएबल में जैसे रखा था कैट, वैसे यहाँ पे भी रख सकते हैं ऑप्शन का टैग। और इसके बाद यहाँ पे जाएगा डेटाबेस में एक्चुअल में ID, तो कैट एरो ID, एंड पब्लिक को दिखेगा उसका नाम, तो यहाँ पे घुसेगा टाइटल डैश कैट डैश टाइटल, परफेक्टली फाइन। तो ये 100% हम लोगों ने यहाँ कर लिया, बट ये वेरिएबल अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने पास नहीं किया, देखो है ना, कैटेगरीज अनडिफाइंड हो गया। तो कैटेगरीज को पास करना पड़ेगा फ्रॉम द कंट्रोलर साइड, ठीक है। तो जहाँ पे ये पास हो रहा है वैसे हमको कैटेगरीज वेरिएबल को भी बनाना होगा। और कॉलिंग कैटेगरी मॉडल इज़ वेरी ईजी, ये इंपोर्ट हो गया, एंड आई नीड ऑल ऑफ डेटा, यू कैन गो विथ इट लाइक दिस, ठीक है। तो पॉसिबल है कि आप ऑल डेटा को कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ मैकेनिज्म ऑल का नहीं होगा, वेयर सिर्फ मेन कैटेगरी हम चूज़ करवा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखें वेयर पेरेंट ID कॉलम शुड बी नल, ओके।
अगर ये नल होगा तो देन यू गेट डेटा. तो दिस इज़ द क्वेरी यूजिंग ORM वट एवर आई just need. Okay, and with and the categories variable is passed. Now it is not undefined, it will work fine. Categories, what is the problem right now? I don't think so. Categories is passed already by oh sorry, I am passing in a index method, but it really need in a create method. Okay, so this is the wrong place where I use all the categories. सेमी कॉलम लगाओ और उसके बाद यहाँ लगाओ विथ. ठीक है, ये गलत जगह पे डाल दो. ये एक्चुअल में हमको क्रिएट पे करना था. ठीक है, नाउ इट्स ओके. यू कैन सी ऑल द मेन कैटेगरीज आर परफेक्टली वर्किंग. बट इसके सब कैटेगरीज भी हैं, तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो उसके दिखाने के लिए आपको थोड़ा एक मैकेनिज्म और लगाना पड़ेगा. वो ये है कि हम लोगों को इसके अंदर फिर से लूप चलाना है. ठीक है, द अगेन फॉर ईच लूप फॉर ऑल द चाइल्ड. ठीक है, तो कैटेगरी के जगह पे कैट एरो चिल्ड्रन लिखूँगा, चिल्ड्रन. तो ये क्या करेगा, ये मेरा मॉडल को मैंने दिखा देना आपको. कैटेगरी मॉडल में मैंने चिल्ड्रन नाम से एक फंक्शन आया था जो कि रिटर्न करता है सारा वो डेटा जो पेरेंट आईडी के साथ कनेक्ट होता है. तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे कैट एरो चिल्ड्रन और इसका नाम रख दीजिए आप सब कैट. ठीक है, सब कैट मतलब सब कैटेगरी. ठीक है, सब कैट. तो व्हाट एवर द नेम यू कैन डिफाइन हेयर. तो जो भी नाम देना चाहते हो तुम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है. इसका भी अपना सब कैट आईडी होगा, वो जो यहाँ पे आएगा. और पब्लिक को इसके अंदर दिखाने के लिए उसके लिए 3 डॉट लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग डलवा देते हैं. इससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि हाँ ये कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी है. तो कैट टाइटल व्हाट एवर द कैट टाइटल इज़. अब थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है. ये तो कॉलिंग हुआ ही नहीं. एरो ऑल, ये छोटी ब्रैकेट डालेंगे तब क्या होता है? डेफिनेटली ये काम नहीं किया. व्हेन द कैट इज एग्जिस्ट. चलो ChatGPT से पूछ लेते हैं. आपको ये भी सीखना चाहिए कि किसी AI टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए. तो कोई इशू नहीं है, ऐसे छोटे छोटे एरर्स आते ही रहते हैं, आपको उसको अच्छे से हैंडल करना सीखना चाहिए. तो चलिए मैं इसको लिखता हाउ टू प्रिंट सब कैट ऑल्सो. तो वो मैं एक छोटा सा उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, अपना कोड दे दिया कि क्या कर रहे हैं हम. तो प्रिंट ऑल द सब कैट, ईच ऑफ द कैट हैज़ मैनी का कंसेप्ट. ये तो चिल्ड्रन में मैंने डाला है. और उसके बाद चिल्ड्रन एरो इज़ नॉट एम्प्टी. यही तो मैं कर रहा था, कैट एरो सब कुछ. शायद कोई चिल्ड्रन है ही नहीं. ये तो मैं कर रहा था, एकदम सही मैंने किया. तो मुझे जो ये सजेस्ट कर रहा है ये एकदम सही है. शायद मेरा मेन कैटेगरी में ही कोई सब नहीं है. ओहो, देखो दोनों में से कोई में भी सब कैटेगरीज नहीं है. तो एक्चुअली में मुझे चेंज करना चाहिए. एडिट करते हैं इसको फर्नीचर का सब कैटेगरी बनाते हैं, चेयर्स. ठीक है, अब ये इसका सब कैटेगरी हो गया. बट मुझे और इंसर्ट करना चाहिए ताकि थोड़ा समझ में आए. तो एक मेन कैटेगरी बनाते हैं. मान लो होम अप्लाइंसेस. ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चलो इसे करेक्ट कर लेते हैं. और टेस्टिंग. तो ये होम अप्लाइंसेस एक कैटेगरी हो गया, मेन कैटेगरी. और उसके अंदर में AC डाल देते हैं, AC और TV भी डाल देते हैं इसी के अंदर में. ठीक है, तो होम अप्लाइंसेस को मेन कैटेगरी मानकर TV इंसर्ट कर लेते हैं. तो देखो, तो उस टाइम में क्या हुआ कि लूप तो चल रहा था, ठीक ठाक काम करता, बट उसका सब कैटेगरी था ही नहीं, तो दिखेगा क्या. तो मैं वापस आता हूँ, क्रिएट के पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है. फर्नीचर इज़ है मेन कैटेगरी और उसके अंदर सब कैटेगरी. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ. एक्चुअल में जब आपको सिलेक्ट करना होगा तो आप अगर सब कैटेगरी करते हैं तो उसके आगे जो एरो लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, उसके आगे एरो का साइन लगाने के लिए मुझे एक छोटा सा ग्रेटर देन का साइन लगेगा. बस हो गया. आप नोटिस करेंगे बड़ा खूबसूरत सा दिखेगा. ये देखिए, परफेक्ट. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो आपका थोड़ा दिखे कि हाँ ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है. चीज़ें आप बिना एरो लगाए भी कर सकते हैं, यानी स्पेस से भी कर सकते हैं. तो आप नोटिस करेंगे स्पेस कैसे कर सकते हैं. देखिए @NBSP
ये HTML में है एक ब्रेक स्पेस, नीड ब्रेक स्पेस, नीड ब्रेक स्पेस, 3 स्पेस डाल दिया तो वो 3 स्पेस अंदर दिखेगा आपको इंडेंटेशन जैसा कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये परफेक्ट एग्जांपल होगा, आप इसको चूज़ कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। ठीक है, इसको करने से कुछ नहीं होगा, डेटा तो जाएगा आपका आईडी ही, क्योंकि वैल्यू में जो रहता है वही जाता है, वो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। ठीक है, तो टाइटल हो गया, कैटेगरी हो गई, इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो करते हैं। तो एक बार आप माइग्रेशन को देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे नाम, टाइटल नहीं है एक्चुअली नाम है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा नाम से। जो प्राइस और डिस्काउंट प्राइस आपको ऐड करना है, उसके बाद आपका कैटेगरी ये हो चुका है डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे जो टाइटल लिख रखा हूँ, यहाँ पे सब जगह पे टाइटल, यहाँ भी टाइटल, यहाँ भी टाइटल और यहाँ भी टाइटल, तो मेरा ये ख्याल है कि इसको नाम कर देना चाहिए, नेम कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ एग्जांपल के तौर पर होगा। मैं ये वाला को कॉपी करता हूँ और इसके बाद इसके एंडिंग के बाद यानी कि यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ ताकि मैं दूसरा फील्ड बना सकूँ, जैसे कि प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। अब देखो यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ ये सब प्राइस हो जाएगा। ठीक है, आप माइग्रेशन का फाइल को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ प्राइस, तो हमें अब डिस्काउंटेड प्राइस एक दूसरा पहलू है इसका, तो मैं इसको कंट्रोल D करूँगा और डिस्काउंटेड प्राइस के लिए तैयार कर लूँगा। यहाँ पे चेंज होगा, जहाँ जहाँ प्राइस है एक्चुअली तो उसके आगे कर्सर लगा देंगे, तो डिस्काउंटेड खाली ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। ये देखिए मल्टीपल कर्सर, मैं Alt बटन प्रेस करके कर रहा हूँ, डिस्काउंटेड प्राइस। अब डिस्काउंटेड या डिस्काउंट है, अब इसको यहाँ देखें डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड नहीं है, तो इसी अकॉर्डिंग एकदम डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही मैं सब कुछ रख रहा हूँ। अब यहाँ पे प्राइस, ऑफ़र प्राइस या डिस्काउंट प्राइस, ऑफ़र प्राइस। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसमें 2 कॉलम और जुड़ गया है जिसमें प्राइस है। ठीक है, और इनका जो इनपुट टाइप होगा वो नंबर होगा, ना कि टेक्स्ट होगा, ताकि हम इसमें नंबर ही इंसर्ट कर सकें। हो गया, डन। इसी तरीके से आपको और भी कॉलम्स बनाने हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्कस करना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। इसको पूरा बनाने से परहेज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर जो नाम है जहाँ जहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे हम आराम से, कोई भी छूटे ना हैं, इसका ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन ये हो गया कंप्लीट। तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो टाइप नहीं होगा, टेक्स्ट एरिया होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकें, टेक्स्ट एरिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रो, जिसमें नंबर ऑफ़ लाइंस बता सकते हैं, और ये देखिए टेक्स्ट एरिया बंद। तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए भी तैयार हो गया सेक्शन, आप देख सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ डाला जा सकता है। इसके अलावा माइग्रेशन में देखेंगे कि और क्या क्या कॉलम है। तो डिस्क्रिप्शन तक पहुँच गए हैं। और क्वांटिटी और सोल्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी और सोल्ड क्वांटिटी का मैटर ये है कि क्वांटिटी यानी आपके पास कितना एग्जिस्ट करता है, और अगर बिक रहा है तो वो अपने आप इंक्रीज़ करेगा। तो सोल्ड क्वांटिटी को मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, खाली सिर्फ क्वांटिटी पास करने की ज़रूरत है, और ब्रांड पास करेंगे, SKU पास करेंगे, और फीचर इमेज पास करेंगे। तो क्वांटिटी ब्रांड को पहले देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट किया है, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ एक फील्ड को, और इसके बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इस जगह पे मैं इसका क्वांटिटी को प्रोडक्ट क्वांटिटी, अब इसको जो है नेम यहाँ पर टेक्स्ट कर देना। अच्छा, क्वांटिटी में नंबर ही होता है, ठीक है। ये जितनी जगह पे डिस्काउंट प्राइस लिखा हुआ है इसको चेंज करके QTY या QUANTITY क्वांटिटी, ये पूरी तरह से देख लेंगे कि इससे मैच कर रहा है। ठीक है, अब आता है ब्रांड, SKU और फीचर इमेज, ये सारी चीज़ें देखिए। ठीक है, तो ब्रांड, SKU और फीचर इमेज को इसी के सेक्शन में बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है ये एक्चुअल में एक दूसरे के नीचे आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको SKU के साथ फ़िल्टर करने के लिए फ्लिक्स लगा देता हूँ, फ्लिक्स डैश कॉल, और आपस में गैप के लिए मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ। तो एक ये हो गया, ये दूसरा मैं डाल देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा ब्रांड। ठीक है, और ये देखिए ब्रांड, तो ये सारे नाम चेंज हो गए, तो प्रोडक्ट ब्रांड हो गया। ये आप नोटिस करेंगे इसके जस्ट नीचे आएगा, देखिए। तो इससे क्या हुआ, ये वाला जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ बच गई है SKU, ये भी इसके जस्ट नीचे डाल सकते हैं। तो इसको कंट्रोल D करते हैं, और बिना कोई गलती किए SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं, नाम वगैरह में सब जगह। ठीक है, अब ये लास्टली आपका एरिया पूरा फिल हो गया। अब नीचे में आप फ़ोटो को इंसर्ट करने का जगह बना लीजिए। लास्ट चीज़ है, फ़ोटो इंसर्शन का काम है, और ये इसके बाद आपको कोई काम नहीं करना। अच्छा, आप चाहें तो प्राइस, डिस्काउंट प्राइस को एक साथ भी कर सकते हैं।
मतलब दोनों को एक साथ अरेंज कर सकते हैं। तो मेरा राय ये है कि आप एक साथ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्राइस और डिस्काउंट प्राइस, अगर आपको ये दोनों का दोनों एक जगह डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ्लिक्स लगाना पड़ेगा, फ्लिक्स डैश 1 और फ्लिक्स डैश एक दूसरे के नीचे डालना है क्या? नहीं, एक दूसरे के नीचे नहीं डालना है, पास में चलेगा। तो मैं दोनों को पास कर देता हूँ। ये नोटिस करो एक साथ आ गया, बट इसका अरेंजमेंट आपको थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो फ़ोटो मैं डालूंगा तो ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर गैप आपस में अलग अलग, देखिए, ठीक है। तो ये पूरा फुल विड्थ के साथ काम कर रहा है और हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्लिक्स कर देते हैं एक दूसरे के नीचे ही, अगर तुमको कॉल लगा देंगे तो एक दूसरे के नीचे हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो अब मेरा जो एरिया जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें फ़ोटो लगाना ज़रूरी है। तो फ़ोटो लगाने के लिए इसके जस्ट बाद का एरिया यूज़ करते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन से पहले। तो यहाँ पे लगाते हैं फ्लिक्स डैश 1 और यहाँ पे डाल देते हैं हम पहला इनपुट टाइप करने वाला जगह, ठीक है। तो ये आप प्रोडक्ट के लिए जगह बना सकते हैं। देखिए एआई ने कुछ बना के दिया है बट इस पर बिलीव नहीं है, ठीक है। सिर्फ इमेज, देखो इमेज के लिए बना के दिया बट उसने गड़बड़ा दिया क्या कि उसका एंडिंग टैग छूट गया। देखिए इसने भी सेम काम किया है, सारा कोड सेम है। और ये प्रोडक्ट इमेज में इमेज नाम है, इनपुट टाइप फाइल है, बाकी चीज़ें ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है। तो ये फ़ोटो जो डालने की जगह है वो यहाँ पे आ गई, और जो रेस्ट पार्ट है इधर का यहाँ फ़ोटो दिखा देंगे, मतलब डिस्प्ले करा देंगे। तो इसीलिए हम इसके जस्ट बगल में एक और डिप बना लेते हैं और उस डिप में हम लोग प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लिक्स, ठीक है, और यहाँ पे IMG का टैग, जो कि अभी यहाँ पे HTTPS डमी डेटा डाल देते हैं, ठीक है। HTTPS:// और यहाँ पे www.pixum.photos/200, ठीक है। ये एक फ़ोटो होगा जो यहाँ पे हमको दिखना चाहिए, देखो दिख रहा है। तो इसको अच्छे से अरेंज करते हैं, 200 ज़्यादा हो गया, 100 करते हैं, छोटा ही कर देते हैं तो मेरे एरिया में वो फिट आ जाए। ऐसा कर 250 नहीं 150 करते हैं, मतलब ख़राब नहीं दिखे और उतना भी डिस्टर्बिंग ना हो जाए, ठीक है। तो इसका जो गैपिंग है वो हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ये देखो परफेक्ट। तो ये अपलोड करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। तो मैं इसके ऊपर प्रीव्यू लिख देता हूँ ताकि ये प्रीव्यू बताए कि हाँ ये प्रीव्यू है। टेक्स्ट डेक्स एक्स्ट्रा स्मॉल इमेज प्रीव्यू, ठीक है। और इसका जो साइज़ वगैरह है वो सब पतला कर देंगे। देखो इमेज प्रीव्यू, एक दूसरे के नीचे लाने के लिए फ्लिक्स डैश कॉल लगा देंगे तो काम हो जाएगा। तुम नोटिस कर सकते हो, देखो इमेज प्रीव्यू। गैप डिस्कस कर सकते हो अगर तुमको चाहिए तो, एक बहुत होगा, देखो, ठीक है। तो ये इमेज का प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के सारे चीज़ें हो गई, जितनी चीज़ें मुझे इंसर्ट करनी है इसकी सब कुछ, ठीक है। तो फॉर्म बन के तैयार है, SKU, और लास्ट में एक काम करना है वो है सबमिट बटन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिश करने या सबमिट बटन करने के लिए। तो मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ, लास्ट चीज़ है। तो ग्रीड से बाहर निकल जाते हैं, देखिए ग्रीड का एंड यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हमको यहाँ पर एक फ्लिक्स और एक फ्लिक्स डैश 1 और इसमें इनपुट टाइप सबमिट। ध्यान रहे फॉर्म टैग के अंदर ही होने चाहिए आप, नहीं तो सबमिट का काम नहीं हो पाएगा। सबमिट और यहाँ वैल्यू और लिखना हो यहाँ पे इंसर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और क्लास लगा के यहाँ पे BG डैश टिल कलर 600, टेक्स्ट वाइट कलर PX3, W डैश फुल PY2, ठीक है, और राउंडेड जो आपको चाहिए। तो आपका काम हो गया। यहाँ पे देखिए परफेक्ट बटन यहाँ पे आना चाहिए। कहाँ गया? देखिए ये बटन दिख ही नहीं रहा। इनपुट टाइप सबमिट, क्या समस्या है? टेक्स्ट डैश वाइट BG डैश टिल राउंडेड PX3, वैल्यू में ये दिखेगा। कमाल है। क्रिएट, किधर गया ये बटन? मार्जिन टॉप 3,
एक चीज़ नोटिस करने का है, वो ये है कि मैंने तो ग्रिड में ये लगाया था स्लेटी कलर, फॉर्म में नहीं लगाया था, तो मुझे फॉर्म में लगाना चाहिए था। ये जो राउंडेड है और ये सारी चीज़ें हैं, ये फॉर्म टैग में डाल देते हैं। फॉर्म टैग में डालने के लिए क्लास लगाएंगे और ये फॉर्म टैग में चला गया। देखिए यहाँ पे आ रहा है, बट ये टिल कलर जो मैंने लगाया है BG-टिल 600, ये काम नहीं कर रहा है। तो इशू ये टिल कलर से 500 तो काम करना चाहिए। देखिए ठीक है, तो ये 500 पे एक्चुअल में कैश मेमोरी का इशू और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं जब इस पर कर्सर रखूँ तो कर्सर इसका पॉइंटर हो जाए, ताकि मैं जब इस पर कर्सर रखूँ तो ये अच्छे से कर्सर जैसा दिखे। ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने इंसर्ट का जो पेज है वो बना के तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसका हमको वैलिडेशन करना है। तो अपने जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास, और यहाँ पर क्रिएट के बाद स्टोर में काम होगा, रिक्वेस्ट एरो वैलिडेशन। और ये देखिए, तो जितने भी कॉलम्स हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी आईडी, वो सब रिक्वायर्ड हैं। और इसके अलावा इमेज, इसके बाद डिस्काउंट, कलर साइज़ नहीं है इसमें, जो मुझे AI दे रहा है सब कुछ सही होगा ऐसा जरूरी नहीं। और जो इमेज है ना, उसका मसला थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको। फीचर इमेज नाम का मैंने रखा था नाम, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात पे कि अगर मान लेते हैं किसी वजह से इमेज का नाम यहाँ गड़बड़ा गया। देखिए इमेज वाला सेक्शन खोल रहा हूँ, देखो इसमें इमेज नाम हो गया। तो इसको नेम को खाली क्या करना है, चेंज करना है, फीचर इमेज कर सकते हो। या अगर तुमको लगता है नहीं ये कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम यहाँ पे जब इंसर्ट करोगे तो तुमको थोड़ा दिक्कत आएगा। दोनों स्थिति को दिखा देते हैं, चलो ठीक है। तो ये है मेरा सारे वैलिडेशन का वो स्थिति। अब मुझे क्या करना है कि इसके बटन के ऊपर, यानी इसके एक्शन के ऊपर, फॉर्म का एक्शन के ऊपर स्टोर वाला एक्शन किया हुआ है, सही है, रिफ्रेश करना है और बस सबमिट करना है। देखना ताकि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो वैलिडेशंस के एरर हैं वो आने चाहिए। देखिए नेम में आ रहा है, कैटेगरी आईडी में आ रहा है, प्राइस में आ रहा है, डिस्काउंट इसमें आ रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं आ रहा है, क्वांटिटी में आ रहा है, ब्रांड SKU में नहीं आ रहा है। तो डिस्काउंटेड प्राइस का जो वैलिडेशन है वो नहीं हुआ होगा। देखो सिर्फ प्राइस है, इसी तरीके से इसमें डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। और इसी तरह से आपको ब्रांड SKU और ब्रांड, देखिए। तो जब मैं इस बार सबमिट करूँ तो सब में आना चाहिए। ये देखिए एरर इसमें और ये सब में, तो सब के एरर्स आ गए, यानी सबका वैलिडेशन हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, तो डेटा को इंसर्ट कराना है। तो प्रोडक्ट, अब आपको क्या मामला है कि आपके पास जो डेटा है यहाँ पे स्टोर, आप एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जिसके बाद आपका क्या होगा, एक प्रॉब्लम है बस मैं बता दूँगा, वही नाम का इशू, फीचर इमेज लिखिएगा इसका नाम, क्योंकि माइग्रेशन में अगर आप देखेंगे तो इसका नाम मैंने फीचर्ड इमेज लिखा था। तो जो नाम मैंने लिखा है वही नाम से आपका फॉर्म में भी रहेगा, उसी नाम से आपका बाकी जगह इंसर्ट होगा। तो देखो ये नेम इंपॉर्टेंट है, और ये जो यहाँ पे फील्ड होता है ये भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ एक जैसा हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, इससे कोई डेटाबेस का लेना देना नहीं है। और इसके बाद आपका जो कंट्रोलर है, प्रोडक्ट कंट्रोलर, यहाँ पे आपको फीचर्ड इमेज लिख देना है। बाकी सब कुछ ठीक है। इसके लिए आपको एक बार और वैलिडेशन चेक कर लेना चाहिए, ताकि पक्का हो जाए कि आपका इमेज का जो इशू है आ रहा है। देखो आ रहा है, तो ये परफेक्ट हो गया कि हाँ ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल डेटा में स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपने बुलाएंगे किसको, अपने मॉडल को, यानी प्रोडक्ट को, क्रिएट नाम का फंक्शन चला देंगे, और क्रिएट के बीच में डाटा को डाल देंगे। तो इतना सब डेटा अपने आप एरे में कन्वर्ट होके इंसर्ट हो जाएगा, और फिर आप रिटर्न कर सकते हैं रीडायरेक्ट, और उसके बाद राउट। ठीक है, कहाँ जाना है आपको, तो प्रोडक्ट के इंडेक्स में जाना है। किसके साथ, तो एक मैसेज के साथ, विथ सक्सेस मैसेज है। क्या मैसेज है, तो प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज है। ठीक है, तो ये जो आप क्रिएट लगाते हो उसमें आपको फिलेबल ऐड करना पड़ता है। तो जब आपको सारा कॉलम फिलेबल बनाना है तो आपको प्रोडक्ट में जाकर एक सिंपल सा काम करना है। वो ये है कि मॉडल में आइए और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर लगाइए, $GUARD, गार्डेड इज इक्वल टू, किसी को गार्ड ना करने के लिए आप खाली गार्डेड बना दीजिए। इसका मतलब हो गया सब का सब फिलेबल हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं ये इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक और प्रॉब्लम है वो बताता हूँ मैं आपको। इमेज का जो मसला है, इसमें डेटा को थोड़ा अपडेट करना पड़ता है। तो इमेज को इंसर्ट कराने के लिए आपको डेटा पहले फाइल के तौर पे ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसको सेव कराना है।
या फिर आप उसका फाइल का नाम ले सकते हैं टाइम जोन लगाकर। देखो गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन से आप इस फंक्शन से फाइल का नाम उठा सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं ये कि वो पब्लिक पाथ के अंदर में मूव हो जाए, इमेजेस नाम का फोल्डर बनाकर वो वहाँ पास हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फीचर्ड इमेज को अपडेट कर सकते हैं, यानी डाटा का जो आपका एरे आ रहा है उस एरे का इस नाम का जो की होगा उसमें नाम को बदल दो, तब डेटा में इंसर्ट कर दो। तो ये था मेरा इमेज वर्क। एकदम अलग तरीके से काम कर रहे हैं हम। लारावेल में हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें जो इमेज का अपलोडिंग का तरीका है उससे अलग है। मैं मोटे मोटे तो बता दूं, पहले इसने इमेज को पिक किया है, फिर इमेज से उसका नाम निकालने के लिए फंक्शन होता है गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, और मैंने आगे में सिर्फ टाइम लगा दिया ताकि जो नाम है, जैसे सेम नाम का अगर 2 फाइल आ जाएगा तो रिपीट करने में ओवरराइड हो जाता है। तो टाइम जोन लगाने से क्या होगा, हमेशा यूनिक रहेगा फाइल का नाम। वो नाम ये यहाँ सेव किया और ये मूव कर दिया अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस नाम का फोल्डर होगा उसके अंदर वो मूव हो गया और उसको अपने डेटाबेस के एरे में अपडेट कर दिया ताकि जो डेटाबेस में जाए तो वो अपडेटेड ही जाए। ये सारी इमेज वर्क है, ठीक है। परफेक्ट काम करते रहना चाहिए। चेक करते हैं क्या होता है। देखो क्लिनिक प्लस, ठीक है। मैं कैटेगरी में यहाँ पर इसमें होम अप्लायंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप जाके देख सकते हैं कि प्राइस क्या होगा, तो 50 रुपये। डिस्काउंट क्या प्राइस होगा, तो 2 रुपये। वो इमेज चूज़ कर लेते हैं, कोई भी इमेज डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे ये इमेज चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद टेस्टिंग के लिए ये डाल देते हैं। क्वांटिटी 34 पीस है मेरे पास। ब्रांड का नाम ITC है। अच्छा देखो ब्रांड के नाम में क्या हुआ, इनपुट नए होने की जगह टेक्स्ट हो रहा है, मतलब टेक्स्ट की जगह पे नंबर हो गया है। तो इनपुट टाइप क्या होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। तो अभी यहाँ तो हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम एक्चुअल कोड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ITC लिख सकते हैं। अब SQ क्या है, तो ये कुछ भी हो सकता है नंबर में। और इंसर्ट, देखो ये हमको कहा है कि इमेज मस्ट बी द फीचर इमेज मस्ट बी अ इमेज। अब ये पता नहीं, ये जो इमेज है, देखो ब्रांड का मसला थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पे ब्रांड में न्यूमरिक लिखा हुआ है, ये नहीं चाहिए। और SQ भी ज़रूरी नहीं कि न्यूमरिक होगा, ये भी नहीं चाहिए, ये सही कर लेना। क्वांटिटी न्यूमरिक ही होगा और ये सब रिक्वायर्ड है, ये सब सही है। फीचर इमेज में क्या क्या है कि JPG PNG और ये सब होना चाहिए, और फाइल का साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इमेज होना चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फीचर्ड इमेज, ठीक है। तो आप इसमें देख लेंगे कि यहाँ फीचर्ड इमेज नाम है कि नहीं। हाँ, एक और प्रॉब्लम है, बताता हूँ क्या। जब हम लोग फॉर्म बना रहे थे तो उसमें इंक टाइप नहीं लगाए। तो इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो आपको इमेज अपलोडिंग में डालना होगा। अब आपका सब कुछ सही हो गया। एक चीज़ और, जो मेरा इनपुट टाइप रह गया था वो ब्रांड का और SQ का नंबर, उसे चेंज करके मुझे करना होगा इनपुट टाइप। देखो SQ ब्रांड का भी इनपुट टाइप नंबर रह गया था, उसको टेक्स्ट कर दो। और इसी तरीके से इसको भी देखो, इसको भी टेक्स्ट कर दो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ टेक्स्ट करने के बाद आपका काम हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग इसको इंसर्ट कर पाएंगे। तो चलिए एक बार और एक और अटेम्प्ट लेते हैं किसी भी प्राइस के साथ, सिर्फ डमी डेटा इंसर्शन के लिए। क्वांटिटी ब्रांड, देखो ये इंसर्ट होने की पहचान ये होगी कि ये आपके इस पेज में आएगा। हाँ देखो आ गया। तो प्रोडक्ट डॉट डिस्ट्रॉय इज़ नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली ये डिफाइन नहीं है, तो ये हमको एरर आएगा। बट मेरा डेटाबेस में डेटा चला गया, ठीक है। और मैं फ़ोल्डर चेक करूँ अगर पब्लिक फ़ोल्डर, तो आप देखेंगे इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है, उसमें देखो ये फाइल का नाम चेंज होकर आया है, यानी टाइम आया है, ठीक है। तो यही टाइम जोन को इस्तेमाल किया हम टाइम से। तो ये यूनिक नाम देगा हमेशा, तो जिससे अपलोडिंग में काफ़ी दिक्कत से बच जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो और ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि हमारा जो डेटा कॉलिंग हो रहा है, यानी मैनेज प्रोडक्ट में जो डेटा है, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट डिस्ट्रॉय करके जो है, तो इसके में जो नाम है वेब प्रोडक्ट्स है, देखो ये प्रोडक्ट्स लिख दिया मैंने गलती से। तो चलिए ठीक है, इसी को यूज़ करना होगा। तो S यहाँ मिसिंग है, बस और कुछ नहीं, सब ठीक है। देखो तो कॉलिंग का ये दर्शा रहा है कि हाँ डेटा इंसर्ट हुआ है। अब इसका नाम क्या क्या चेंज करना है वो देखो, यहाँ पे टाइटल की जगह नेम होगा। स्लग तो आपका सही है, स्लग आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा मैंने स्लग डाला है कि नहीं डाला है माइग्रेशन में, पता नहीं। अगर नहीं डाला है तो मुझे बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो माइग्रेशन का फ़ाइल देख लेते हैं, इसमें स्लग है क्या। नहीं, स्लग देखो नहीं है, तो स्लग मुझे बाद में एक कॉलम और जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो मैं जोड़ने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे करके टेबल लगाऊंगा, ऐसे जोड़ूंगा, ठीक है।
बट मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा, आपको जब करूँगा नया ऐड करना सिखाऊंगा तो सिखा दूँगा। प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, बाकी चीज़ें नाम की वजह से नहीं आ रही हैं तो आप उसको सॉल्व करेंगे और सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे कॉलिंग कर रहे हैं, मैनेज प्रोडक्ट, नेम आ गया, स्लग है ही नहीं तो आएगा क्या, फीचर इमेज दिख रहा है, वो एक्चुअल में इमेज का टैग में नहीं दिख रहा है। इमेज के टैग में दिखाने के लिए IMG टैग लगाना होगा, IMG SRC, और उसके बाद आपको यहाँ पा दो /images जो फोल्डर का नाम है और जो वेरिएबल है वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपको विथ वगैरह फिट कर देना चाहिए 100 पिक्सल। हाइट को आप ऑटो कर सकते हैं अगर आप अरेंजमेंट चाहते हैं तो, और उसका इमेज टैग बंद। तो देखिए ये फ़ोटो दिख रहा है, ठीक है। अब ये ब्रांड की जगह पे कैटेगरी ID दिख रहा है, एक्चुअल में इसका टाइटल में ब्रांड लिखा हुआ है, इसीलिए ये ऐसा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो ब्रांड के लिए मैं अलग से कॉलम बना लेता हूँ और इसमें ब्रांड का नाम जो भी होगा वो दिखेगा। तो आप नोटिस करेंगे ब्रांड के नीचे ब्रांड दिख रहा है, यही ब्रांड मैंने डाला था तो ये दिख रहा है। अब कैटेगरी ID की जगह कैटेगरी का नाम दिखे, इसके लिए आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होगा। उसके बाद प्राइस दिखे, कैटेगरी के बाद आपको क्या दिखाना है, प्राइस दिखाना है और डिस्काउंटेड प्राइस शायद दिखाना है, प्राइस, ठीक है। तो प्राइस इज़ व्हाट इज़ अ प्राइस, देखिए तो ये प्राइस है और जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो दोनों एक साथ दिखा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि DEL टैग यूज़ करता हूँ प्राइस को दिखाने के लिए, ठीक है। और जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा उसके लिए मैं सिंपल स्पैन यूज़ करता हूँ ताकि उसमें कटा हुआ ना आए। चलिए कर्ली ब्रैकेट कुछ ज़्यादा हो गया था, डिस्काउंट प्राइस, तो दोनों चीज़ आ रहा, देखिए ये दोनों अमाउंट आ गया अच्छे से, ठीक है। डिस्काउंट प्राइस और प्राइस दोनों के दोनों डेटा इंसर्टेड हैं। और इसके बाद मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस, ठीक है सब कुछ तो परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन राइट नाउ। स्लग खाली नहीं है तो स्लग को ऐड करना पड़ेगा। ये डमी डेटा है और देख सकते हैं यहाँ गिनती भी हो गई, ठीक है। तो जितना डेटा इंसर्ट होगा वो सब दिखेगा। एक और चीज़ रह गया वो ये है कि हम लोग जब इमेज चूज़ करें तो वो इमेज एक्चुअल में यहाँ पर चेंज हो, रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो इसको जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का मैकेनिज्म है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं इंसर्ट के पेज पे आता हूँ जहाँ पे ये फीचर्ड इमेज को दिखा रहा हूँ, देखिए। तो फीचर्ड इमेज को दिखाने के टाइम में यहाँ पे थोड़ा सा कोड काम करे, मतलब थोड़ा सा ये चेंजेस हो। तो SRC में हम लोग इसको ID डाल देंगे, ID, ठीक है। इसका नाम रखेंगे डेमो, ठीक है। तो डेमो नाम से ID बना लिया। और मैं चाहता हूँ कि एक जब मैं इस पर इनपुट टाइप फाइल चेंज करूँ तो ऑन चेंज एक फंक्शन चले जिसका नाम है प्रीव्यू रहे, जिसके फंक्शन का नाम क्या रहे, प्रीव्यू, ठीक है। तो व्हेन आई वांट टू चेंज अ प्रीव्यू ऑन दैट टाइम e.target. व्हाट इज़ E इज़ इवेंट, अच्छा छोड़ो मैं यहाँ से पिक कर लूँगा इमेज नाम से, ठीक है। तो मैं मेरे क्लिक करने पर ये वाला फंक्शन चलेगा। तो मैं इसके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँगा। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड मैं एक्चुअल में सेक्शन में ही लिखने वाला हूँ। सेक्शन में लिखूँगा तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, एडमिन बेस के पास जाते हैं और यहाँ पे एक येल्ड बना लेते हैं सेक्शन, या येल्ड बना सकते हो, येल्ड बनाओ जिसका नाम JS रखो, ठीक है। ये छोड़ दो, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा यहाँ पे आना चाहिए। जब मैनेज प्रोडक्ट के पास आएंगे, सॉरी इंसर्ट के पास, इंसर्ट प्रोडक्ट के पास, तो मैं इस सेक्शन से बाहर निकल के एक सेक्शन और बना लूँगा जिसका नाम मैं JS लिख सकता हूँ। तो वो यहाँ पे जो कोड लिखेंगे वो मेरे बेस के उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे ने ये येल्ड बना के आया। अब ये स्क्रिप्ट का टैग और इसमें एक कॉन्स्ट और उसका नाम रखेंगे प्रीव्यू इज़ अ फंक्शन। और सबसे पहले मुझे पॉइंट करना है उस डेटा को जिसको टाइप करते हैं। तो वट एवर द फाइल नेम इज़, जो भी उसका गेट एलिमेंट बाय ID नेम, उसमें से फोटो इमेज निकालो पहला, फिर उस इमेज को रीड करो और उसको डेमो में SRC कर दो। वंडरफुल, ये थोड़ा AI का कमाल है। जो मेरा कोड मैं लिखने वाला था वो पहले से लिखा गया, परफेक्ट। मैं इसको चेक करूं कि जब मैं इसको इमेज चूज़ करके दूंगा तो ये इमेज को रिप्लेस करने वाला है। ओह इट्स नॉट वर्किंग, वाई कॉन्स्ट। एक्चुअल में ये नीचे फंक्शन बन रहा है ना, तो इशू क्या है कि ऊपर यूज़ नहीं होगा। तो इसको ना फंक्शन डिक्लेरेशन से बनाते हैं, फंक्शन प्रीव्यू, ठीक है। जस्ट अ सिंपल फंक्शन, नॉट ए एरो फंक्शन, इट मस्ट बी वर्किंग। ट्राई अगेन, व्हाट हैपेंड, देयर इज समथिंग एरर। इसको राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या एरर हो सकता है। तो देखो कंसोल में कुछ एरर आ रहा है शायद,
तो क्या लिखा हुआ है, यू डू नॉट हैव ए बैकग्राउंड पेज। अच्छा, ये जो प्रीव्यू फंक्शन है ये एक्चुअल में हो सकता है कि मैंने जो तरीका यूज़ किया है ऑन चेंज में गलत है। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट भी लगा दो, तब ये फंक्शन कॉलेबल या रनेबल हो जाएगा। आई जस्ट चेंज द, वाओ वंडरफुल, सी दिस, ये इमेज रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो द इमेज साइज मस्ट बी डिफाइंड, क्योंकि ये साइज़ ऊपर नीचे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो विथ मस्ट बी फिक्स, मे बी 150 पिक्सल, and height must be auto because we don't know about the height, so that's it. Again try to change with a new one. See this image preview is coming here. ठीक है, I just use this icon or change anything, it's working very fine. ठीक है, perfectly good. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम कौन सा इमेज अपलोड कर रहे हैं वो दिख जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के कमाल से ये काम हो गया। तो इंसर्शन का काम हो गया है जावा प्रोडक्ट में, और हम लोग को काम कर दिया है यहाँ पे कॉलिंग का, बट इसमें स्लग की मिसिंग है तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। देखो कैसे ऐड करना है, आपको नया माइग्रेशन बनाना पड़ेगा। एक कॉलम भी अगर आपको ऐड करना है तो PHP आर्टिशन मेक कॉलन माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेशन मेक कॉलन माइग्रेशन, उसके बाद आपको बताना होगा माइग्रेशन का नाम। तो ऐड स्लग कॉलम इन प्रोडक्ट टेबल, ऐसे नाम रखने से क्या होता है, मज़ा आएगा। ठीक है, टेबल इज इक्वल टू कौन सा होगा टेबल, तो आपका टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स। ठीक है, डोंट गो लाइक दिस, बट ये ही सही है, परफेक्ट। तो मैंने कमांड डाला है, आप देख सकते हैं एकदम मस्त वाला कमांड है। इससे क्या होगा, आपका माइग्रेशन फाइल बन जाएगा। यहाँ पे माइग्रेशन फाइल किसको अपडेट करेगा, ये प्रोडक्ट्स नाम के टेबल को करेगा। इसमें क्या आपको ऐड करना है वो बता दो। आपको स्ट्रिंग में चाहिए हमको, स्लग भी आपके पास स्ट्रिंग में चाहिए आपको स्लग, और वो यूनिक होना चाहिए, राइट। तो आपका एक नया कॉलम बाद में ऐड हो रहा है, और ये पुराने वाले टेबल को अपडेट कर देगा, बट कमांड सेम चलाना है आपको, माइग्रेट वाला, आर्टिशन माइग्रेट। वंडरफुल, जब ऐसा करेंगे तो आपका माइग्रेशन हो जाएगा, और आप देखेंगे जाकर कि आपका टेबल यानी डेटाबेस में आपका एक कॉलम नया जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं जाके। देखिए ये रन हो गया है, और मुझे अब उसमें इंसर्शन के टाइम में, यानी जब हम इंसर्ट कर रहे थे तब मुझे एक और कॉलम जोड़ना था इमेज के अलावा, वही था स्लग। तो डाटा में ही एक स्लग नाम का कॉलम होगा जिसमें मेरा str 2 बार कॉलन स्लग आएगा, ये वाला फंक्शन, और बीच में वो बताएगा कि कौन से डेटा को यूज़ करना है एज अ स्लग, टाइटल नहीं, नेम को यूज़ करना है। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया। लेकिन ध्यान रहे आपका str इंपोर्ट नहीं है, ये एरर आ रहा है। ऊपर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे यूज़ इल्यूमिनेट INAT स्लैश और आपका यहाँ पे आएगा facet सपोर्ट के बाद आएगा str डन। ये देखिए इंपोर्ट करने का तरीका, ठीक है, और आपका इंपोर्टिंग हो गया। ये स्लग ऐड होना चाहिए अब। तो आप अपना डेटाबेस जब देखेंगे बिहार शॉप का, तो उस डेटाबेस में आपको प्रोडक्ट टेबल के अंदर देखिए एक कोना में एक स्लग दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको डिलीट करता हूँ, और उसके बाद एक नया इंसर्ट कर दिखाता हूँ उसमें स्लग आता है कि नहीं आता। क्लिनिक प्लस शैम्पू, कुछ भी नाम रख सकते हैं, AC प्राइस कुछ भी डालो, सिली मिस्टेक है बट हाँ ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा। ये वाला इमेज है, क्वांटिटी है, ब्रांड का नाम ITC है, और SQ पता नहीं। तो ये इंसर्ट कर रहे हैं, देखो इंसर्ट हुआ और इसमें स्लग भी आया, और ये मैसेज भी आया प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली। बहुत परफेक्ट तरीके से हम लोगों ने इंसर्ट का काम किया है, ठीक है। अब बहुत सारे मसले हैं जो हम लोग को सॉल्व करने हैं। कैटेगरी का अगर कोई प्रोडक्ट इंसर्टेड है तो वो भी डिलीट हो जाता है, अगर हम कैटेगरी डिलीट मारेंगे तो उसमें भी काम करना है।
प्रोडक्ट डिलीट हो जाए, इसके पे भी काम करना है। और इसमें सर्च वगैरह भी बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा तो फिर हमको मैनेजमेंट में दिक्कत होगा। पेजिनेशन बनाना सीखेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा डेटा होगा तो पेज मल्टीपल बन सकता है, वगैरह वगैरह। तो करेंगे सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।